वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 7 जुलाई और दिन है मंगलवार। तो चलिए देखेंगे क्या कुछ नया लेटेस्ट न्यूज अपडेट है आज के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो अपडेट की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ नया है आज के लिए। फ्रेंड्स, आज के नेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कचरा उत्पादक देश बन गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत में दुनिया भर में ई कचरा उत्पादक देशों की सूची में तीसरे स्थान पर रहा, जबकि चीन पहले स्थान पर और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा। ई कचरा उत्पादक का मतलब व्यर्थ इलेक्ट्रॉनिक सामान से है जो कि इलेक्ट्रिक डिवाइस से उत्पन्न होते हैं। वर्ष 2019 में तीनों देशों ने मिलकर कुल 53.6 मिलियन टन ई कचरे का उत्पादन किया, जबकि यूरोप में प्रति व्यक्ति 16.2 किलोग्राम ई कचरे का उत्पादन करता है, जो कि प्रति व्यक्ति रैंकिंग के अनुसार विश्व में सबसे अधिक है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अगला अपडेट नई दिल्ली से है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार ने अपने छात्रों के लिए ई पोर्टल लॉन्च किया। फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल लेड यानी कि LEAD, जिसका फुल फॉर्म होगा लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल इन दिल्ली, लॉन्च किया है। इस कक्षा में 1 से 12 तक के लिए 10,000 से अधिक शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध है। लेड CBSE, NCERT और दिल्ली सरकार के पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तक, अध्ययन सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री छात्रों के लिए सुलभ बनाएगा। अगला अपडेट है मध्य प्रदेश में राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंतजार आपका अभियान शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर एक टैगलाइन के साथ प्रत्येक पर्यटन स्थल की विशेषताओं को आकर्षक तरीके से बताकर पर्यटकों को आमंत्रित कर रहा है। पर्यटकों के लिए अलग अलग टूर पैकेज भी तैयार किए गए हैं। अगला अपडेट है उत्तर प्रदेश से, यानी उत्तर प्रदेश में बना नया रिकॉर्ड। जो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई 2020 को एक ही दिन में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। वृक्षारोपण अभियान की अनूठी विशेषता बच्चों और बूढ़ों को कोरोना संकट से दूर रखना और उन पौधों को लगाना था जिनमें औषधीय गुण होते हैं। राज्य ने 2019 में 22 करोड़ और 2018 में 11 करोड़ पौधे लगाए। अगला अपडेट है भारत जापान की नौसेनाओं के बीच अभ्यास। जहां दोस्तों, भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना यानी कि जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के युद्धपोतों ने 27 जून 2020 को हिंद महासागर में एक संयुक्त अभ्यास किया। जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जहाजों JS काशिमा और JS शिमायुकी ने समुद्री अभ्यास में भाग लिया। भारतीय नौसेना से INS राणा और INS कुलिस एक दिवसीय अभ्यास में शामिल हुए। अगला अपडेट है CBSE से, यानी कि CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु फेसबुक से की है साझेदारी। जी दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने पहले चरण में अपने संबंध स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की है। कार्यक्रम डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन कल्याण पर संबंधित वास्तविकता यानी कि ट्रेनिंग ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी और छात्र प्रशिक्षण पर शिक्षण प्रशिक्षण को कवर करेगा। इससे जुड़े फैक्ट की बात करें तो CBSE के वर्तमान अध्यक्ष मनोज आहूजा हैं और CBSE का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 ईस्वी को हुई थी। फ्रेंड्स, आज के इकोनॉमी अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है सेल से, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जून में सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की है। जो दोस्तों, भारतीय इस्पात प्राधिकरण SAIL यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जून 2020 के दौरान सबसे अधिक बिक्री हासिल की। घरेलू और निर्यात की बिक्री 12.77 लाख टन रही, जो कि 2019 की इसी अवधि में 18% से अधिक की छलांग है। जून 2020 में कंपनी ने किसी भी महीने के लिए सबसे अधिक निर्यात दर्ज किया है। इस अवधि में इसने 3.4 लाख टन स्टील का निर्यात किया। अगला अपडेट है हीरो साइकिल से। ये दोस्तों बड़ा फैसला है, यानी कि हीरो साइकिल ने चाइना के साथ व्यापार सौदा रद्द किया। जी दोस्तों, हीरो साइकिल्स ने चीन के साथ 900 करोड़ रुपए की व्यापार सौदे को रद्द कर दिया है।
कंपनी ने चीनी कंपनियों का बहिष्कार किया है और भविष्य में चीनी के साथ कोई व्यापार नहीं करने का फैसला किया है। यह अब भारत में उच्च तकनीक चक्र का निर्माण करेगा। कंपनी अब अन्य देशों में अवसरों की तलाश कर रही है और जर्मनी में हीरो साइकिल के संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। फ्रेंड्स, अगला अपडेट है 2025 तक भारत केवल 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जोड़ पाएगा। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी फर्म ब्रिज टू इंडिया द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी सीईओ की सर्वे रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत द्वारा अगले 5 वर्षों में केवल 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की उम्मीद है। यह 12 गीगावाट प्रति वर्ष पर बहुत कम है। सरकार 2022 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट हासिल करना चाहती है। 31 मार्च 2020 तक उपयोगिता पैमाने पर भारत की सौर क्षमता 32.2 गीगावाट और पवन क्षमता 37.6 गीगावाट थी। फ्रेंड्स, आज के अवार्ड अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है क्रिकेट साउथ अफ्रीका एनुअल अवार्ड 2020 की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट साउथ अफ्रीका एनुअल अवार्ड 2020 यानी क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में क्विंटन डिकॉक को मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया, जबकि लॉरा वोल्वा-ईट को वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका वार्षिक पुरस्कार वर्चुअली आयोजित किए गए। इससे जुड़े फैक्ट की बात कर लेते हैं तो आइए पुरस्कारों की पूरी सूची इस प्रकार से इसको देख लेते हैं। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्विंटन डिकॉक को मिला, वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर लॉरा वोल्वा-ईट को, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्विंटन डिकॉक को, विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लॉरा वोल्वा-ईट को दोबारा और विमेंस वनडे और टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर लुंगी नगिडी और विमेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर शबनम इस्माइल को, प्रशंसकों का प्लेयर ऑफ द ईयर डेविड मिलर को, इंटरनेशनल मैन ऑफ द न्यूकमर ऑफ द ईयर एनरिक नार्टे और विमेंस ऑफ द न्यूकमर ऑफ द ईयर नॉन कुलू लेकोम लांबा को दिया गया। फ्रेंड्स, आज के ऑथर अपडेट में जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने लिखी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक किताब लिखी है जो इस महीने के अंत में रिलीज होगी। पुस्तक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी कि एनपीएस यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मुद्दे पर केंद्रित है, जिसने हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग को प्रभावित किया है। इसे हार्पर कॉलिंग्स इंडिया ने प्रकाशित किया है। फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है आरबीआई ने बढ़ाया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ राजकिरण राय के कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ाया गया। जी हाँ दोस्तों, राजकिरण राय ने वर्ष 2017 को मुंबई स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ का पदभार संभाला था, जिनका कार्यकाल 31 मई 2022 तक बढ़ाया गया है। इससे जुड़े फैक्ट की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में की गई थी। फ्रेंड्स, अगला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे प्लीज ध्यान से देखिएगा। जोया खान सीएससी की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के वडोदरा जिले से जोया खान भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी। वह डिजिटली साक्षर बनाकर ट्रांसजेंडर समुदाय का उत्थान करना चाहती हैं। कॉमन सर्विस सेंटर सरकार द्वारा ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों पर ई सेवा देने के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाएं हैं, जहां कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता नगण्य या अनुपस्थित थी। अगला अपडेट है एम ताज मुकर्रम निदेशक बने पावर ग्रिड के। जी हाँ दोस्तों, एम ताज मुकर्रम ने 4 जुलाई 2020 को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक का पदभार ग्रहण किया। इस कार्यभार को लेने से पहले वह कार्यकारी निदेशक पावर ग्रिड के रूप में कार्यरत थे। एम ताज मुकर्रम के पास बिजली क्षेत्र का लगभग 35 वर्षों का अनुभव है, जिसमें दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन, वित्तीय संवर्धन इत्यादि शामिल हैं। फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहला अपडेट है आज के लिए वो है सरकार ने एसएफजे की 40 वेबसाइटों को ब्लॉक किया।
जहां दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सीक फॉर जस्टिस यानी कि SFG की 40 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। यह एक गैर कानूनी संगठन है और इसकी वेबसाइटों को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत ब्लॉक किया गया है। संगठन ने अपने उद्देश्य यानी कि कारण के लिए समर्थकों को पंजीकृत करने के लिए एक अभियान चलाया था। अगला अपडेट है NPCI से, यानी NPCI इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद में स्मार्ट डाटा सेंटर बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 500 करोड़ रुपए के निवेश से हैदराबाद में अपना स्मार्ट डेटा सेंटर विकसित करेगा। इसे हैदराबाद के पहले टियर 4 डेटा सेंटर के रूप में मान्यता दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निर्मित की जाने वाली सुविधा राष्ट्रीय सुरक्षा सेटअप को अत्यधिक सुरक्षित बुनियादी ढांचे के साथ स्थापित करेगी। यह डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रमुख सेवाएं देगा। अगला अपडेट है, प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप लॉन्च की। जी हाँ दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप समुदाय को विश्व स्तरीय मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने की सुविधा के लिए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। चुनौती इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन का एक प्रयास है। अगला अपडेट है, एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च की भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइनमेंट्स। जहां दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलाइनमेंट्स लॉन्च किया है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के तहत 1000 से अधिक IT पेशेवरों की एक साथ होमग्रोन एप्लीकेशन बनाने आए। एलाइनमेंट्स एक पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर ऐप है जिसे बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे समान प्लेटफॉर्मों के जैसा ही है। तो फ्रेंड्स, आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन किसी नए लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।